14.1 परिचय। प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानवविज्ञानी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने संरचनात्मक मानवविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो 1969 में प्रकाशित उनकी लोकप्रिय पुस्तकों में से एक का शीर्षक भी है। उनका जन्म 28 नवंबर 1908 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में एक फ्रांसीसी यहूदी के रूप में हुआ था। कला पृष्ठभूमि वाला परिवार। लेवी स्ट्रॉस ने शुरुआत में पेरिस के सोरबोन में कानून और दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन बाद में 1931 में सार्वजनिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपना ध्यान दर्शनशास्त्र पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। 1935 में लेवी स्ट्रॉस ने ब्राजील में एक फ्रांसीसी सांस्कृतिक मिशन का हिस्सा बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 1935 से 1939 तक उन्होंने साओ पाउलो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने 1920 में रॉबर्ट लोवी की प्रिमिटिव सोसाइटी पढ़ी, जिसने उन्हें माटो ग्रोसो क्षेत्र और अमेज़न रेनफॉरेस्ट में अपना पहला फील्डवर्क करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रारंभिक अध्ययन में गुएकुरू और बोरोरो लोग शामिल थे और बाद में उन्होंने नमिक्वारा और तुपीक्वाहिब के साथ फील्डवर्क किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेवी स्ट्रॉस ने अपना अधिकांश समय न्यूयॉर्क में बिताया। 1942 से 1945 तक उन्होंने न्यू स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च में पढ़ाया। उन्होंने जैक्स मैरिटेन, हेनरी फोसिलॉन और रोमन जैकबसन जैसे बुद्धिजीवियों के साथ फ्रांसीसी शिक्षाविदों के लिए एक निर्वासित विश्वविद्यालय इकोले लिब्रे डेस हाउट्स एट्यूड्स की स्थापना की। भाषाई संरचनावाद के अग्रणी व्यक्ति जैकबसन के साथ उनकी दोस्ती ने उनके स्वयं के मानवशास्त्रीय संरचनावाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें फ्रांच बोस के मानवविज्ञान और फील्ड नोट्स तक भी पहुंच प्राप्त थी। आगे की जीवनी। लेवी स्ट्रॉस 1948 में पेरिस लौट आए और सोरबोन से डॉक्टरेट के लिए 2 थीसिस जमा की, एक छोटी और एक बड़ी। इन थीसिस का शीर्षक था नाम्बिक्वारा भारतीयों का पारिवारिक और सामाजिक जीवन और रिश्तेदारी की प्राथमिक संरचनाएं। यह बात की थीसिस थी जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण मानवविज्ञानी के रूप में स्थापित किया, क्योंकि इसे कई प्रमुख पत्रिकाओं में अनुकूल समीक्षा मिली। 1950 में उन्होंने इकोले प्राटिक डेस हाउट्स एट्यूड्स में धार्मिक विज्ञान के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला, जिसका नाम उन्होंने गैर-साहित्यिक लोगों का तुलनात्मक धर्म रखा। फिर 1959 में वह कॉलेज डी फ्रांस में सामाजिक मानवविज्ञान के अध्यक्ष बने। उन्होंने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए सामाजिक मानवविज्ञान प्रयोगशाला और उनके निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए एक पत्रिका एलहोमे की स्थापना की। लेवी स्ट्रॉस को अपने करियर में महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए। 1973 में उन्हें फ्रांस में बुद्धिजीवियों के लिए एक प्रतिष्ठित मान्यता अकादमी फ्रैंकाइज के लिए चुना गया था। उसी वर्ष उन्हें इरास्मस पुरस्कार मिला और 2003 में उन्हें दर्शनशास्त्र के लिए मिस्टर एकहार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के भी सदस्य है और उन्हें ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। लेवी स्ट्रॉस का दृष्टिकोण, जिसे संरचनावाद के रूप में जाना जाता है, में छिपी हुई जन्मजात संरचनाओं की खोज शामिल है जो सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है। ये छिपी हुई संरचनाएं स्वयं को बाहरी, सचेत व्यवहारों में दिखाती हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होती है। उनका तर्क है कि चेतन संरचनाएं एक भ्रामक अवधारणा है और हमें अंतर्निहित अचेतन संरचनाओं का पता लगाना चाहिए और समझना चाहिए कि वे कैसे सचेतन संरचनाएं बन जाती है। रिश्तेदारी पर अपने काम में लेवी स्ट्रॉस ने गठबंधन सिद्धांत,
जहां गठबंधन विवाह को संदर्भित करता है, पेश किया। इसकी तुलना ब्रिटिश मानव विज्ञानी, विशेष रूप से ए.आर. द्वारा प्रस्तावित वंश सिद्धांत से की। रैडक्लिफ ब्राउन। लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि अनाचार पर प्रतिबंध संस्कृति के लिए मौलिक है, जिससे पति पत्नी का आदान प्रदान करने वाले समूहों के बीच संबंधों का निर्माण होता है, जिन्हें पत्नी देने वाले और पत्नी लेने वाले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दो प्रकार के आदान प्रदान के बीच अंतर किया, प्रतिबंधित और सामान्यीकृत। प्रतिबंधित आदान प्रदान तब होता है जब दो समूह समय के साथ जीवन साथी का आदान प्रदान करते हैं, जबकि सामान्यीकृत आदान प्रदान में आदान प्रदान के एक चक्र में दो से अधिक समूह शामिल होते हैं, जिससे समूह गठन के संदर्भ में अलग-अलग परिणाम सामने आते हैं। रिश्तेदारी पर अपने अभूतपूर्व कार्य के बाद लेवी स्ट्रॉस ने 1955 में ट्रिस्टिस ट्रॉपिक्स नामक अपने ब्राजीलियाई फील्डवर्क पर आधारित एक बहुप्रशंसित लेख प्रकाशित किया। बाद में उन्होंने टोटेमिज्म 1962 और द सेवेज के साथ वर्गीकरण के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माइंड 1962। फिर उनका ध्यान मिथकों के अध्ययन पर केंद्रित हो गया और 1964 और 1970 के बीच उन्होंने माइथोलॉजिक्स के 4 खंड प्रकाशित किए, द रॉ एंड द कुक्ड, फ्रॉम हनी टू एशेज, द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स और नग्न आदमी। इन खंडों में उन्होंने दक्षिण अमेरिका से मध्य अमेरिका के माध्यम से आर्कटिक सर्कल तक एक मिथक का पता लगाया, इसकी विविधताओं का संरचनात्मक विश्लेषण प्रदान किया। लेवी स्ट्रॉस के काम का मानव विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ विद्वानों ने अस्थायी रूप से अपने शोध को उनकी पद्धति के साथ प्रयोग करने के लिए स्थानांतरित कर दिया, जबकि अन्य ने उनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। हालांकि उनका प्रभाव सर्वव्यापी नहीं था और उन्होंने कोई अकादमिक वंश स्थापित नहीं किया। कुछ लोगों ने मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक संरचनाओं की उनकी धारणा को अत्यधिक महत्वाकांक्षी माना, क्योंकि इसका उद्देश्य समग्र रूप से मानव समाज के बारे में सामान्यीकरण करना था। एडमंड लीच और रॉडनी नीधम जैसे ब्रिटिश मानवविज्ञानी 1950 और 1960 के दशक में लेवी स्ट्रॉस से प्रभावित थे, लेकिन सार्वभौमिक पैटर्न के लिए उनकी अमूर्त खोज से पूरी तरह सहमत नहीं थे। वे संरचनावाद को अधिक क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने की ओर प्रवृत्त हुए, एक पद्धति जिसे नवसंरचनावाद के नाम से जाना जाता है। मार्सेल मॉस के छात्र लुइस ड्यूमोंट ने होमो हायरार्किकस 1967 में भारत में सामाजिक पदानुक्रम पर अपने काम में इस दृष्टिकोण का उदाहरण दिया। 14.2 लेवी स्ट्रॉस का टोटेमवाद। टोटेमिज्म पर क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का काम पहली बार 1962 में फ्रेंच में प्रकाशित हुआ और बाद में 1963 में रॉडनी नीधम द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। रोजर सी पूले द्वारा व्यापक परिचय के साथ मानव विज्ञान पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी गई। पोले ने सदियों पुराने मानवशास्त्रीय मुद्दे पर क्रांतिकारी दृष्टिकोण के लिए पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पाठकों को दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए मजबूर करती है। लेवी स्ट्रॉस के विश्लेषण में गहराई से जाने से पहले आइए पहले टोटेमवाद की अवधारणा को समझें। बॉक्स 14.1 टोटेमवाद। टोटेमिज्म एक सांस्कृतिक प्रथा है जो मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों में देखी जाती है। इस परंपरा में प्रत्येक कबीले के सदस्यों का मानना है कि वे एक विशेष पौधे, जानवर या यहाँ तक कि एक निर्जीव वस्तु से उत्पन्न हुए हैं। वे इन कुलदेवताओं को अत्यधिक सम्मान देते हैं, जिससे उनके चुने हुए कुलदेवता के साथ एक अनुष्ठानिक संबंध स्थापित हो जाता है। टोटेम शब्द स्वयं ओजिब्वा भाषा से लिया गया है, जो उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के उत्तर क्षेत्र में अल्गोक्विन लोगों द्वारा बोली जाती है।
जो व्यक्ति एक ही टोटेम साझा करते हैं वे एक टोटेमिक समूह बनाते हैं। लोग अपने कुलदेवताओं के साथ विशेष सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने या उपभोग करने से बचते हैं। कुछ उदाहरणों में वे औपचारिक आयोजनों के दौरान कुलदेवता की बलि दे सकते हैं और उसे खा सकते हैं। किसी कुलदेवता का निधन अनुष्ठानिक शोक का कारण हो सकता है, जबकि कुछ समाज कुलदेवताओं की संख्या में वृद्धि के उपलक्ष्य में भव्य समारोह आयोजित करते हैं। आशीर्वाद और दीर्घकालिक कल्याण के लिए टोटेम से भी संपर्क किया जा सकता है, जो विश्वासों और अनुष्ठान कार्यों का केंद्र बिंदु बन जाता है। टोटेमवाद की वास्तविकता। लेवी स्ट्रॉस टोटेमवाद की वास्तविकता में विश्वास नहीं करते हैं। उनका दावा है कि टोटेमिज्म का आविष्कार किया गया था और यह 19वीं सदी के अंत में विक्टोरियन युग के दौरान मानवशास्त्रीय जांच का एक लोकप्रिय विषय बन गया। हालांकि लेवी स्ट्रॉस का अध्ययन टोटेमवाद पर नहीं बल्कि टोटेम घटना पर केंद्रित है। संक्षेप में, उनके काम को विशेषण अध्ययन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, न कि मौलिक अध्ययन के रूप में। इसका मतलब यह है कि यह टोटेमवाद के मूल को परिभाषित करने का प्रयास करने के बजाय टोटेमिक होने वाली घटनाओं की जांच करता है। लेवी स्ट्रॉस के पास अपने पूर्ववर्तियों के समान ही डेटा तक पहुंच थी, लेकिन उन्होंने एक अनोखा प्रश्न उठाया। उन्होंने पारंपरिक प्रश्न यह नहीं पूछा कि कुलदेवता क्या है, लेकिन इसके बजाय टोटेमिक घटनाएं कैसे व्यवस्थित होती हैं के बारे में पूछताछ की। उस समय 1960 के दशक में क्या से कैसे की ओर यह बदलाव काफी क्रांतिकारी था। टोटेमिज्म की उनकी व्याख्या ने पहले के विश्लेषणों से एक महत्वपूर्ण विचलन को चिह्नित किया, चाहे वे विकासवादी, प्रसारवादी या प्रकृति में कार्यात्मक थे। यह वह विशिष्टता है जिसने पोले को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया कि लेवी स्ट्रॉस के साथ कुलदेवता की समस्या को निर्णायक रूप से संबोधित किया गया है। क्रिया और चिंतन 14.1 कुलदेवता क्या है, इसका वर्णन करें। क्या आप अपने परिवेश से टोटेम का एक उदाहरण दे सकते हैं? अपना उत्तर एक नोटबुक में नोट कर लें। शीर्षक, क्रिया और प्रतिबिंब 14.1 टोटेमवाद की खोज। परिचय। टोटेमिज्म एक जटिल और आकर्षक सांस्कृतिक घटना है जिसने पीढ़ियों से मानव विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों और विद्वानों को आकर्षित किया है। इग्नू में एक छात्र के रूप में मुझे टोटेमिज्म की अवधारणा को समझने, इसके महत्व को समझने और अपने परिवेश से टोटेम का एक उदाहरण प्रदान करने का काम सौंपा गया है। इस चिंतनशील निबंध में मैं कुलदेवता को परिभाषित करूंगा, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करूंगा और समकालीन समाज में पाए जाने वाले कुलदेवता का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। कुलदेवता को परिभाषित करना। टोटेमवाद एक विश्वास प्रणाली और प्रथाओं का एक समूह है जो टोटेम की धारणा के इर्द-गिर्द घूमता है। टोटेम को एक प्राकृतिक या अलौकिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अक्सर एक जानवर या पौधा जो एक समूह, आमतौर पर एक कबीले, जनजाति या समुदाय का प्रतीक और प्रतिनिधित्व करता है। ये कुलदेवता उस समूह के धार्मिक, सामाजिक और प्रतीकात्मक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो उनका सम्मान करता है। टोटेमिज्म की मुख्य विशेषताएं। प्रतीकवाद। कुलदेवता ऐसे प्रतीकों के रूप में कार्य करते हैं जो किसी विशेष समूह की पहचान, इतिहास और मूल्यों को दर्शाते हैं। वे मनुष्य और प्राकृतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं। पैतृक संबंध। कुलदेवता अक्सर समूह के पूर्वजों से जुड़े होते हैं। यह लिंग समुदाय के सदस्यों के बीच निरंतरता और विरासत की भावना को मजबूत करता है। वर्जनाएं और प्रतिबंध। टोटेमिक प्रतीक अक्सर संबंधित वर्जनाओं और प्रतिबंधों के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए,
किसी विशेष पशु कुलदेवता वाले कबीले को उस जानवर का शिकार करने या उपभोग करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सामाजिक संगठन टोटेमिज्म अक्सर किसी समुदाय की सामाजिक संरचना में योगदान देता है। यह समूह के भीतर भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और रिश्ते निर्धारित कर सकता है। अनुष्ठान और समारोह टोटेमिक मान्यताएं उन अनुष्ठानों और समारोहों को जन्म देती हैं जो कुलदेवता के सम्मान और उससे जुड़ने के लिए किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों में नृत्य, गीत और अन्य सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हो सकती हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन माना जाता है कि टोटेम समूह को मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। निर्णयों के लिए उनसे परामर्श लिया जाता है और वे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। मेरे परिवेश से टोटेमिज्म का उदाहरण। जबकि कुलदेवता अक्सर स्वदेशी और आदिवासी समाजों से जुड़ा होता है, इसके सिद्धांत और व्यवहार समकालीन शहरी परिवेश में भी पाए जा सकते हैं। मेरे परिवेश का एक आकर्षक उदाहरण खेलों में शुभंकर का उपयोग है। कुलदेवता के रूप में शुभंकर। खेल टीमों के संदर्भ में शुभंकर को आधुनिक टोटेम के रूप में देखा जा सकता है। उनमें कुलदेवता की कई प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। प्रतीकवाद। शुभंकर एक खेल टीम का प्रतीक है और प्रशंसकों के लिए रैली स्थल के रूप में काम करते हैं। वे अक्सर जानवर, पौराणिक जीव या मानवरूपी आकृतियां होते हैं जो टीम की पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पैतृक संबंध। एक खेल टीम का इतिहास और उपलब्धियां शुभंकर की कहानी का हिस्सा बन जाती है। प्रशंसक अपनी टीम के अतीत और वर्तमान के प्रतिनिधित्व के रूप में शुभंकर से जुड़ते हैं। वर्जनाएं और प्रतिबंध। हालांकि पारंपरिक टोटेमिक वर्जनाओं की तरह कठोर नहीं है, प्रशंसकों को शुभंकर के आसपास कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में अलिखित नियम है। उदाहरण के लिए, शुभंकर का मजाक उड़ाना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना अपमानजनक माना जाता है। सामाजिक संगठन। खेल टीमों में प्रशंसक समुदाय होते हैं जिनके शुभंकर के आसपास पदानुक्रम, अनुष्ठान और परंपराएं बनी होती है। प्रशंसक अक्सर शुभंकर की विशेषता वाली टीम का सामान पहनकर अपनी पहचान बनाते हैं। अनुष्ठान और समारोह। खेल आयोजन स्वयं अनुष्ठान का एक रूप है जिसमें प्रशंसक अक्सर शुभंकर की उपस्थिति में अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं। खेल और आयोजनों के दौरान शुभंकर की उपस्थिति और प्रदर्शन इन अनुष्ठानों का हिस्सा है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। प्रशंसकों का मानना है कि शुभंकर उनकी टीम के लिए सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। सफलता के समय या खेल में महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान अक्सर उनका आह्वान किया जाता है और जश्न मनाया जाता है। मेरे स्थानीय परिवेश में एक प्रमुख खेल टीम का शुभंकर वाइल्डकैट टोटेमवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में कार्य करता है। वाइल्डकैट मैदान पर टीम की गति और चपलता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रशंसक टीम की जर्सी पहनते हैं, वाइल्डकैट प्रतीक वाले बैनर लहराते हैं और मैचों के दौरान अपनी टीम के लिए उत्साहपूर्वक जयकार करते हैं। शुभंकर हर खेल में मौजूद रहता है और मैदान पर इसकी उपस्थिति प्रशंसकों के उत्साह से भरी होती है। इस संदर्भ में वाइल्डकैट केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि टीम के समर्थकों के लिए प्रेरणा और एकता का स्रोत है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः कुलदेवता एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक घटना है जो पारंपरिक जनजातीय सेटिंग्स से परे है और समकालीन समाज में विभिन्न रूपों में देखी जा सकती है। यह मानव समुदायों और प्राकृतिक या अलौकिक दुनिया के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाता है। मेरे परिवेश में खेल शुभंकर का उदाहरण दर्शाता है कि कैसे टोटेमिक सिद्धांत नई शहरी सेटिंग्स में बने और विकसित होते हैं।
टोटेमवाद अपने सभी रूपों में अन्वेषण और अध्ययन के लिए एक सम्मोहक विषय बना हुआ है, जो मनुष्यों, उनकी मान्यताओं और उन्हें एक साथ बांधने वाले प्रतीकों के बीच जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। लेवी स्ट्रॉस ने टोटेमवाद के बारे में अपने समय की प्रचलित व्याख्याओं की आलोचना की। सबसे पहले वह अमेरिकी स्कूल, फ्रांच बोस, रॉबर्ट लोवी, ए.एल. क्रोएबर्ग के इस विचार से असहमत थे कि टोटेमिक घटनाएं कोई अनोखी वास्तविकता नहीं है। सरल शब्दों में उन्होंने सोचा कि कुलदेवता अपने नियमों के साथ एक अलग चीज नहीं थी, इसके बजाय यह आदिम लोगों द्वारा व्यक्तियों और सामाजिक समूहों को जानवरों और पौधों से जोड़ने का परिणाम था। लेवी स्ट्रॉस को यह स्पष्टीकरण बहुत सरल लगा। वह टोटेमिज्म के कार्यात्मक विचारों से भी सहमत नहीं थे। उदाहरण के लिए, दुर्खीम ने कहा कि टोटेमिज्म लोगों को चर्च जैसे नैतिक समुदाय में बांधता है। मालिनोवस्की ने सोचा कि ट्रोब्रिएंडर्स के पास कुलदेवता थे क्योंकि वे उपयोगी थे, भोजन प्रदान करते थे। हालांकि लेवी स्ट्रॉस ने बताया कि टोटेम वाले सभी समाजों के पास उनके लिए उपयोगितावादी कारण नहीं थे। कुछ के पास स्पष्ट व्यावहारिक लाभ के बिना कुलदेवता थे, और यह बताना कठिन था कि उन्होंने किस उद्देश्य को पूरा किया। दुर्खीम का यह विचार कि धर्म सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है, एक ही धर्म वाले समाजों में काम कर सकता है, लेकिन कई विश्वास प्रणालियों वाले समाजों में नहीं। साथ ही कार्यात्मक सिद्धांत इस बात पर केंद्रित था कि संस्थाएं समाज की भलाई में कैसे योगदान देती है, न कि उनकी संरचना कैसे हुई। दूसरे शब्दों में, यह देखा गया कि कुलदेवता की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करने या लोगों के दिमाग में यह कैसे आया, इसके बजाय कुलदेवता की मान्यताओं और प्रथाओं ने समाज का समर्थन कैसे किया। 14.3 दृष्टिकोण। लेवी स्ट्रॉस का टोटेमिज्म का अध्ययन मुख्य रूप से कार्यप्रणाली पर केंद्रित है। वह कुलदेवता के एकल सार को खोजने की कोशिश नहीं करता है। इसके बजाय वह इसे विभिन्न दृश्य और बौद्धिक कोडों में तोड़ देता है। उनका लक्ष्य कुलदेवता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करना नहीं है, बल्कि वह इसके संगठन को डिक्रिप्ट करता है। पृष्ठ 84 पर अपनी पुस्तक के पहले अध्याय में लेवी स्ट्रॉस ने अपने व्यवस्थित दृष्टिकोण की रूपरेखा इस प्रकार दी है। अध्ययन के विषय को दो या दो से अधिक वास्तविक या कल्पित शब्दों के बीच संबंध के रूप में पहचानें। इन पदों की सभी संभावित व्यवस्थाओं को दर्शाने वाली एक तालिका बनाएं। इस तालिका को विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य मानें। इस स्तर पर आवश्यक कनेक्शन प्रकट करने का यही एकमात्र तरीका है। प्रारंभिक अनुभवजन्य घटना कई के बीच सिर्फ एक संभावित संयोजन है। पहले पूरी व्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। आइए इसे रिश्तेदारी से संबंधित एक सरल उदाहरण से स्पष्ट करें। वंश की अवधारणा को लें, जिसका पता पिता या माता के माध्यम से लगाया जा सकता है। हम पिता से वंश को पी और माता से वंश को क्यू कहेंगे। अब उन्हें मान निर्दिष्ट करें। यदि कोई विशेष पक्ष पिता या माता का पहचाना जाता है, तो इसे एक के रूप में चिह्नित करें, और यदि यह मान्यता प्राप्त नहीं है, तो इसे शून्य के रूप में चिह्नित करें। अब हम संभावित संयोजनों की एक तालिका बना सकते हैं। जब P 1 है और Q 0 है, परिणामस्वरूप पितृसत्तात्मक समाज। जब P 0 है और Q 1 है, परिणामस्वरूप मातृसत्तात्मक समाज। जब P और Q दोनों 1 हो, परिणामस्वरूप द्विरेखीय समाज। जब P और Q दोनों 0 है, एक संभावना जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है। अब आइए देखें कि लेवी स्ट्रॉस इस विचार को टोटेमवाद पर कैसे लागू करते हैं। उनका सुझाव है कि टोटेमिज्म दो अलग-अलग चीजों के सेट के बीच संबंधों से संबंधित है। एक सेट प्राकृतिक है
जिसमें जानवर और पौधे शामिल हैं, जबकि दूसरा सांस्कृतिक है, जिसमें लोग और कुल शामिल है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार टोटेमिज्म की समस्या तब उत्पन्न होती है जब लोग अनुभवों के इन दो अलग-अलग सेटों को मिलाते हैं, एक प्रकृति से संबंधित और दूसरा संस्कृति से। मनुष्य विभिन्न तरीकों से खुद को प्रकृति से जोड़ता है और वह अपने सामाजिक समूहों का नाम भी जानवरों और पौधों के नाम पर रखता है। ये दोनों अनुभव अलग-अलग हैं, लेकिन टोटेमवाद तब होता है जब उनके बीच किसी प्रकार का ओवरलैप होता है। लेवी स्ट्रॉस आगे बताते हैं कि प्राकृतिक श्रृंखला में व्यापक श्रेणियां और विशिष्ट उदाहरण शामिल होते हैं, जबकि सांस्कृतिक श्रृंखला में समूह और व्यक्ति शामिल होते हैं। वह प्रत्येक श्रृंखला में अस्तित्व के दो तरीकों सामूहिक और व्यक्तिगत के बीच अंतर करने के लिए कुछ हद तक मनमाने ढंग से इन शब्दों का उपयोग करता है। उनका उद्देश्य अनुभवों के इन दो सेटों को अलग रखना है। लेवी स्ट्रॉस का उल्लेख है कि आप अलग-अलग शब्दों का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक वे अनुभवों के इन दो सेटों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं। प्रकृति और संस्कृति को चार तरीकों से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है। प्रकृति श्रेणी, संस्कृति श्रेणी ऑस्ट्रेलियाई कुलदेवता में एक प्राकृतिक श्रेणी जैसे सेक्स टोटेम और सामाजिक टोटेम और एक सांस्कृतिक समूह के बीच एक संबंध होता है। प्रकृति श्रेणी संस्कृति व्यक्ति उत्तर अमेरिकी भारतीय व्यक्तिगत कुलदेवता का अभ्यास करते हैं, जहां एक व्यक्ति एक प्राकृतिक श्रेणी के साथ जुड़ता है। प्रकृति विशेष संस्कृति व्यक्ति बैंक्स द्वीप समूह में मोटा लोगों का मानना है कि बच्चा एक जानवर या पौधे का अवतार है जिसे मां ने तब खाया जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह गर्भवती थी। इसे अवतारवादी कुलदेवता के नाम से जाना जाता है। कुछ अल्गोक्विन जनजातियां नवजात शिशुओं को उनके पारिवारिक केबिनों के पास देखे जाने वाले जानवरों से भी जोड़ती है। प्रकृति विशेष संस्कृति समूह पोलिनेशिया और अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में बगीचे की छिपकलियों, अफ्रीका में पवित्र मगरमच्छ, शेर और तेंदुए जैसे विशिष्ट जानवरों को संरक्षित और सम्मानित किया जाता है। पवित्र पशु कुलदेवता। ये सभी संयोजन समान है। वे किसी घटना के तत्वों को पुनर्व्यवस्थित करने की उसी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। हालांकि मानव विज्ञान के क्षेत्र में केवल पहले दो संयोजनों को ही कुलदेवता का हिस्सा माना गया है। अंतिम दो अप्रत्यक्ष रूप से कुलदेवता से संबंधित हैं या कभी-कभी अनदेखा कर दिए जाते हैं। लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि टोटेमिज्म की समस्या शब्दार्थ क्षेत्र की विकृति से उत्पन्न होती है, जहां समान घटनाओं को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। इससे पहले और दूसरे प्रकार की टोटेमिक घटनाओं पर जोर दिया गया है, जिससे विशिष्टता और विशिष्टता की धारणा पैदा हुई है, जो वास्तव में उनके पास नहीं हो सकती है। अध्याय 14.4 विश्लेषण। टोटेमिज्म पर लेवी स्ट्रॉस की पुस्तक के चौथे अध्याय में, जिसका शीर्षक टुवर्ड्स द इंटेलेक्ट है, हम रेमंड फर्थ, मेयर फोर्टेस, एडवर्ड इवांस प्रिचर्ड और अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन के 1951 के टोटेमिज्म के दूसरे सिद्धांत जैसे विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों का पता लगाते हैं। उन्हें टोटेमिक घटना की अधिक सटीक समझ की क्षमता के रूप में देखा जाता है, जो इसकी सामग्री और रूप की गहन व्याख्या प्रदान करता है। टोटेमिज्म के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन का प्रारंभिक सिद्धांत व्यावहारिक था और मालिनोवस्की के सिद्धांत की तरह विशिष्ट संस्कृतियों से जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर फ्रथा और फोर्टेस मनमाने स्पष्टीकरण या मनगढ़ंत साक्ष्य पर भरोसा नहीं करते हैं। उन दोनों का मानना है कि टोटेमिक प्रणालियां प्राकृतिक प्रजातियों के बीच समानता की धारणा के माध्यम से उनसे जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, टालेंसी लोगों के साथ फोर्टेस के शोध में
जानवरों और पूर्वजों में समानताएं हैं। जानवर पूर्वजों की जीवन शक्ति का प्रतीक है और टालेंसी के बीच वे पूर्वजों की संभावित आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेवी स्ट्रॉस फ्रह और फोर्टेस की उनके दृष्टिकोण के लिए सराहना करते हैं क्योंकि वे व्यक्तिपरक उपयोगिता परिप्रेक्ष्य उपयोगितावादी परिकल्पना से वस्तुनिष्ठ सादृश्य पर आधारित परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरित हो जाते हैं। हालांकि लेवी स्ट्रॉस अपने विचार को एक कदम आगे ले जाते हैं। उनका तर्क है कि कुलदेवता में समानताएं एक दूसरे से नहीं मिलती बल्कि भिन्नताएं होती है। इसे समझाने के लिए दो कुलों के बीच के रिश्ते पर विचार करें जो दो जानवरों, दो पक्षियों या एक जानवर और एक पक्षी के बीच के रिश्ते के समान है। जो चीज वास्तव में एक दूसरे से मिलती जुलती है वह तत्वों के दो सेटों के बीच का अंतर है। क्रिया और चिंतन 14.2 खंड 14.4 पढ़े और फ्रह और फोर्टेस के विचारों को इंगित करें। वे लेवी स्ट्रॉस की स्थिति से किस प्रकार भिन्न है? अपना उत्तर एक नोट बुक में लिखें। शीर्षक फ्रह, फोर्टेस और लेवी स्ट्रॉस का तुलनात्मक विश्लेषण, संरचनावाद और मानव विज्ञान पर विचार। परिचय। मानव विज्ञान के क्षेत्र में संरचनावाद पर चर्चा मानव समाजों और संस्कृतियों की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण रही है। इस नोट का उद्देश्य संरचनावाद पर रेमंड फ्रह और इवांस प्रिचर्ड फोर्ट्स के दृष्टिकोण का पता लगाना और क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के साथ उनके विचारों की तुलना करना है। जबकि फ्रह और फोर्टेस मानव विज्ञान के ब्रिटिश प्रकार्यवादी स्कूल से संबंधित है, लेवी स्ट्रॉस को एक प्रमुख फ्रांसीसी संरचनावादी के रूप में पहचाना जाता है। यह तुलनात्मक विश्लेषण उनके विचारों, समानताओं और अंतरों पर प्रकाश डालेगा। रेमंड फ्रथ का परिप्रेक्ष्य। रेमंड फ्रथ, एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी, ने समाज के भीतर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके काम, विशेष रूप से सामाजिक संगठन के तत्व, 1939 ने समाजों को गतिशील प्रणालियों के रूप में समझने के उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। फ्रथ ने तर्क दिया कि किसी समाज की संरचना को समझने के लिए इसके विभिन्न तत्वों के उद्देश्य और कार्यक्षमता की पहचान करनी चाहिए। यह परिप्रेक्ष्य ब्रिटिश मानव विज्ञान की प्रकार्यवादी परंपरा में निहित था। फ्रथ का मानना था कि संस्कृति और सामाजिक संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रशांत क्षेत्र के एक छोटे से द्वीप टिकोपिया में उनके क्षेत्रीय कार्य ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि द्वीप की सामाजिक संरचना इसकी पर्यावरणीय और आर्थिक स्थितियों से अटूट रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखने के लिए विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलन विकसित करते हैं। फर्द के लिए समाज की संरचना को समझने का मतलब इसके भीतर व्यक्तियों की भूमिकाओं और संबंधों की जांच करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह से लोग खुद को संगठित करते हैं, वह उनकी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का जवाब है। इस अर्थ में फ्रथ का दृष्टिकोण समग्र था, जो एक समाज के भीतर विभिन्न तत्वों के अंतर संबंध पर केंद्रित था। इवांस प्रिचर्ड, फोर्ट्स परिप्रेक्ष्य। इवांस प्रिचर्ड, जिन्हें अक्सर फोर्टिस कहा जाता है, ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान में एक और उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उनका काम मुख्य रूप से अफ्रीकी समाजों पर केंद्रित था और उन्होंने फ्रथ के साथ कुछ प्रकार्यवादी विचार साझा किए। फोर्टेस ने अफ्रीकी समाज की संरचना में रिश्तेदारी प्रणालियों के महत्व पर जोर दिया। अपने नृवंश विज्ञान अध्ययनों जैसे द नुएर 1940 और अफ्रीकी पॉलिटिकल सिस्टम्स 1940 में
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे रिश्तेदारी संबंधों और रिश्तों ने सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने और व्यवहार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोर्टेस के परिप्रेक्ष्य को अफ्रीका में उनके अनुभवों से दृढ़ता से सूचित किया गया था, जहां उन्होंने देखा कि रिश्तेदारी नेटवर्क ने सामाजिक सामंजस्य और संघर्ष समाधान की नींव प्रदान की। फर्द की तरह उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी समाज की संरचना को उसके विभिन्न घटकों की भूमिकाओं और कार्यों की जांच करके समझा जा सकता है। जबकि फोर्टेस और फ्रिथ ने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण साझा किया और सामाजिक संरचनाओं को समझने के महत्व को स्वीकार किया, वे अपने फोकस में भिन्न थे। फ्रिथ का काम व्यापक था, जिसमें छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के दोनों समाज शामिल थे, जबकि फोर्टेस ने अफ्रीकी रिश्तेदारी प्रणालियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। फिर भी उनका काम सामाजिक संरचनाओं की कार्यक्षमता और अनुकूलन क्षमता के अध्ययन के महत्व में एक आम धारणा को दर्शाता है। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का परिप्रेक्ष्य। ब्रिटिश प्रकार्यवादियों के बिल्कुल विपरीत फ्रांसीसी मानवविज्ञानी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को संरचनावादी परंपरा में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। लेवी स्ट्रॉस का संरचनावाद, जैसा कि द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ 1955 और द सेवेज माइंड 1962 जैसे कार्यों में बताया गया है, मानव विचार और संस्कृति में सार्वभौमिक पैटर्न और गहरी संरचनाओं को उजागर करने पर केंद्रित है। लेवी स्ट्रॉस का मानना था कि मानव समाज और संस्कृतियों की विविधता के नीचे साझा संज्ञानात्मक संरचनाएं और द्विआधारी विरोध थे। उनकी विशेष रुचि मिथकों के विश्लेषण में थी, जिन्हें वे इन अंतर्निहित संरचनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखते थे। उनका दृष्टिकोण भाषा विज्ञान से काफी प्रभावित था और उन्होंने मानव विचार को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए प्रकृति, संस्कृति और कच्चे पके जैसे द्विआधारी विरोधों की अवधारणा का उपयोग किया। फ्रिथ और फोर्टेस के विपरीत, जिन्होंने सामाजिक संरचनाओं को उनके कार्यों और अनुकूलन की जांच करके समझने की कोशिश की, लेवी स्ट्रॉस का लक्ष्य उन अंतर्निहित मानसिक संरचनाओं को प्रकट करना था जो संस्कृति और समाज को आकार देते हैं। उनका मानना था कि मानव मन की गहरी संरचनाओं की पहचान करके विभिन्न समाजों में मानव अनुभव की समानताओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। तुलनात्मक विश्लेषण। कार्यात्मकवादियों के रूप में फ्रिथ और फोर्टेस ने सामाजिक संरचनाओं के व्यावहारिक और अनुकूली पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। वे इस बात से चिंतित थे कि समाज अपने परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे संगठित करता है। इसके विपरीत, लेवी स्ट्रॉस एक संरचनावादी के रूप में मानव विचार और संस्कृति की सार्वभौमिक अंतर्निहित संरचनाओं को उजागर करने में रुचि रखते थे। जबकि फ्रिथ और फोर्टेस ने सामाजिक संगठन की विविधता की खोज की, लेवी स्ट्रॉस ने इस विविधता के नीचे एकता को उजागर करने का लक्ष्य रखा। प्रमुख अंतरों में से एक विश्लेषण का स्तर है। फ्रिथ और फोर्टेस ने व्यक्तिगत समाजों के स्तर पर अपना शोध किया और उन संदर्भों में सामाजिक संरचनाओं के विशिष्ट कार्यों को समझने की कोशिश की। इसके विपरीत, लेवी स्ट्रॉस ने संस्कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला में समानताओं की तलाश करते हुए अधिक अमूर्त स्तर पर काम किया। उनका दृष्टिकोण अधिक सैद्धांतिक था और गहरी संरचनाओं को उजागर करने पर केंद्रित था। एक और अंतर उनकी कार्यप्रणाली में है। फ्रिथ और फोर्टेस ने विशिष्ट समाजों की सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए व्यापक क्षेत्रीय कार्य और नृवंश विज्ञान अध्ययन किए। दूसरी ओर, लेवी स्ट्रॉस ने संरचनात्मक पैटर्न को उजागर करने के लिए ग्रंथों और मिथकों के विश्लेषण पर भरोसा किया। उनका काम अधिक देश का आधारित और सैद्धांतिक था। प्रभाव के संदर्भ में
फ्रह और फोर्टेस का ब्रिटिश सामाजिक मानवविज्ञान के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, विशेषकर रिश्तेदारी और सामाजिक संगठन के अध्ययन में। दूसरी ओर, लेवी स्ट्रॉस ने न केवल मानवविज्ञान में बल्कि साहित्यिक सिद्धांत और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी संरचनावादी दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष। संक्षेप में, संरचनावाद और मानवविज्ञान पर फ्रह, फोर्टेस और लेवी स्ट्रॉस के दृष्टिकोण अनुशासन के भीतर विभिन्न प्रतिमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिटिश प्रकार्यवादियों के रूप में फ्रह और फोर्टेस ने विशिष्ट समाजों के भीतर सामाजिक संरचनाओं के कार्यात्मक और अनुकूली पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत, एक फ्रांसीसी संरचनावादी के रूप में लेवी स्ट्रॉस ने मानव विचार और संस्कृति की सार्वभौमिक, अंतर्निहित संरचनाओं को उजागर करने की कोशिश की। दृष्टिकोण, विश्लेषण के स्तर, कार्यप्रणाली और सैद्धांतिक अभिविन्यास में इन अंतरों ने मानवशास्त्रीय विचारों की समृद्धि और विविधता में योगदान दिया है। जबकि फ्रह और फोर्टेस ने प्रत्येक समाज की विशिष्टता पर जोर दिया, लेवी स्ट्रॉस ने उन सामान्य धागों को प्रकट करने का प्रयास किया जो पूरी मानवता को जोड़ते हैं। अंततः यह तुलनात्मक विश्लेषण एक क्षेत्र के रूप में मानवविज्ञान की गतिशील प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जहां विभिन्न दृष्टिकोण मानव समाज और संस्कृतियों की अधिक व्यापक समझ में योगदान करते हैं। निश्चित रूप से, टोटेमवाद को समझने की कोशिश करते समय फ्रह और फोर्टेस ने एक अच्छी शुरुआत की। हालांकि हमें अपना ध्यान बाहरी समानताओं से हटाकर आंतरिक संबंधों पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। लेवी स्ट्रॉस का मानना है कि इवांस प्रिचर्ड का नुएर धर्म का अध्ययन हमें यह परिवर्तन करने में मदद करता है। नुअर के बीच जुड़वा बच्चों को पक्षी नहीं माना जाता क्योंकि वे शारीरिक रूप से पक्षियों से मिलते जुलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य लोगों के संबंध में जुड़वा बच्चों को नीचे के व्यक्तियों की तुलना में ऊपर के व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। पक्षियों के संबंध में वे ऊपर से आने वाले पक्षियों की तुलना में नीचे से आने वाले पक्षी हैं। जुड़वा बच्चों और अन्य लोगों के बीच का यह रिश्ता नीचे से पक्षियों और ऊपर से पक्षियों के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। यह मतभेदों की दो प्रणालियों के भीतर समान अंतर का एक उदाहरण है। यदि हम बाहरी छवि की खोज के रूप में कथन या कोड जुड़वा पक्षी है पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम गलत दिशा में जाएंगे। हालांकि अगर हम नुएर सिस्टम में आंतरिक कनेक्शन में गहराई से उतरें, तो हम कोड को समझने के करीब पहुंच जाएंगे। इस बिंदु पर लेवी स्ट्रॉस ने रैडक्लिफ ब्राउन के दूसरे सिद्धांत का परिचय दिया, जो टोटेमवाद की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण और अभिनव कदम उठाता है। यह पूछने के बजाय इतने सारे पक्षी क्यों हैं, रैडक्लिफ ब्राउन पूछते हैं, विशेष रूप से चीलबाज और कौआ अन्य जोड़ों के साथ ही क्यों? लेवी स्ट्रॉस इस प्रश्न को वास्तविक संरचनात्मक विश्लेषण की शुरुआत के रूप में देखते हैं। वास्तव में रैडक्लिफ ब्राउन ने टोटेमिज्म के अपने विश्लेषण में देखा कि जिस प्रकार की संरचना से हम निपट रहे हैं, वह विपरीतताओं का मिलन है। इवांस प्रिचर्ड और रैडक्लिफ ब्राउन ने व्याख्या के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की पहचान की जिन्हें लेवी स्ट्रॉस महत्वपूर्ण मानते हैं। इवांस प्रिचर्ड ने नुएर धर्म के अपने अध्ययन में दर्शाया कि टोटेमिक मान्यताएं रूपक और सादृश्य के तार्किक उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक प्रजातियों और सामाजिक समूहों के बीच संबंध पर आधारित है। दूसरी ओर रैडक्लिफ ब्राउन ने यह समझाने की आवश्यकता महसूस की कि प्रजातियों और प्रकारों के विशिष्ट जोड़े को वर्गीकरण में कैसे चुना और संबद्ध किया जाता है। लेवी स्ट्रॉस इन विचारों को सामग्री और रूप को फिर से एकीकृत करने के लिए आवश्यक पाते हैं, और वह उनके साथ अपना काम शुरू करते हैं। लेवी स्ट्रॉस टोटेमवाद को वर्गीकरण के एक रूप के रूप में देखते हैं।
टोटेमिक वर्गीकरण को सोचने के एक ऐसे तरीके के रूप में देखा जाता है जो भाषा की तुलना में कम कठोर है, लेकिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने पर भी काफी अनुकूलनीय है। कुलदेवता का मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक और बौद्धिक है। टोटेम उपभोग के लिए नहीं बल्कि चिंतन के लिए है। टोटेमवाद की अवधारणा एक समस्या से कम हो जाती है जब हम समझते हैं कि सभी मनुष्य हर समय किसी न किसी प्रकार के वर्गीकरण में संलग्न होते हैं और इन वर्गीकरणों में भेदभाव, विरोध और प्रतिस्थापन जैसे तंत्र शामिल होते हैं। टोटेमिक घटनाएं व्यापक वर्गीकृत विचारधारा का सिर्फ एक पहलू है। इस दृष्टिकोण में टोटेमिज्म एक अलग घटना नहीं है जिसके लिए अलग स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, बल्कि यह वर्गीकरण के एक सामान्य तरीके का एक हिस्सा है, जैसा कि जेनकिंस 1979 101 सुझाव देते हैं। टोटेमिज्म वर्गीकरण विचारधारा की एक बड़ी प्रणाली में विलीन हो जाता है। लेकिन आइए यह स्पष्ट कर दें कि टोटेमिज्म निश्चित और अपरिवर्तनीय नहीं है। भले ही हमें उन स्थितियों की सटीक समझ नहीं है जो टोटेमवाद को कार्यान्वित करती है, हम लेवी स्ट्रॉस के उदाहरणों से देख सकते हैं कि टोटेमिज्म परिवर्तनों के अनुकूल हो सकता है। आइए इसे एक बनीबनाई स्थिति से समझाते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना करें जिसमें 3 कुल हों, जिनमें से प्रत्येक एक कुलदेवता जानवर से जुड़ा हो: भालू, भूमि, चील, आकाश और कछुआ, जल। जनसंख्या में परिवर्तन के कारण भालू वंश लुप्त हो जाता है, लेकिन कछुआ वंश बढ़ता है और अंततः 2 भागों में विभाजित हो जाता है। समाज इस परिवर्तन से 2 तरह से निपटता है। सबसे पहले वे उसी टोटेमिक कनेक्शन को संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन कमजोर रूप में, जहां एकमात्र प्रतीकात्मक लिंक अब आकाश, ईगल और पानी, कछुआ के बीच है। दूसरा, वे कछुओं से अभी भी जुड़े 2 कुलों के बीच अंतर करने के लिए कछुओं की अनूठी विशेषताओं का उपयोग करके एक नई कड़ी बना सकते हैं। यह नया भेद एक नए प्रतीकात्मक विरोध का आधार बन जाता है। उदाहरण के लिए, वे टोटेमिक संघों के रूप में पीले और भूरे कछुए जैसे रंगों का उपयोग कर सकते हैं। पीला और भूरा शायद दिन और रात के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह भेदभाव और विरोध की प्रक्रिया के माध्यम से पहले की तरह ही एक दूसरी प्रणाली बनाता है। नीचे पहली और दूसरी प्रणाली के चित्र देखें। सरल शब्दों में, ईगल द्वारा दर्शाए गए आकाश और कछुए द्वारा दर्शाए गए पानी के बीच विरोध को विभाजित किया गया है। दिन, जो पीले रंग से जुड़ा है, और रात, जो भूरे रंग से जुड़ा है, के बीच विरोधाभास से एक नया विरोध पैदा होता है। यह व्यवस्था जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण होने वाली समस्याओं को हल करने में मदद करती है, जैसे कि एक कबीले का संभावित विलुप्त होना या दूसरे का बढ़ना। परिणामस्वरूप सिस्टम कार्य करता रहता है। निष्कर्षतः, टोटेमिक घटनाएं अनिवार्य रूप से चीजों को व्यवस्थित करने के तरीके हैं। वे जनजातीय समुदायों को ऐसी अवधारणाएं प्रदान करते हैं, चाहे सचेत रूप से या अनजाने में, जो उनके सामाजिक कार्यों का मार्गदर्शन करती है। इन अवधारणाओं का उपयोग खाद्य वर्जनाओं, आर्थिक आदान प्रदान और रिश्तेदारी संबंधों जैसी चीजों की संरचना के लिए किया जा सकता है, जिनकी तुलना प्राकृतिक प्रजातियों और सामाजिक विशेषताओं के बीच टोटेमिक समानता से की जा सकती है। 1962 में लेवी स्ट्रॉस ने भी कुलदेवता और जाति व्यवस्था के बीच संबंध को समझने के लिए इस विश्लेषण का विस्तार किया। टोटेमवाद मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संबंध है। प्राकृतिक प्रजातियों के बीच समानता और अंतर की जांच करके हम मनुष्यों के बीच समानता और अंतर को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। टोटेमिज्म, जो लोगों के लिए धर्म का एक रूप है,
हमें मनुष्यों और प्रकृति के बीच समानताएं और अंतर समझने में मदद करता है। यही कारण है कि पूले का सुझाव है कि लेवी स्ट्रॉस के साथ टोटेमवाद का मुद्दा निश्चित रूप से हल हो गया है। पूले को उद्धृत करने के लिए, अगर हम टोटेमिज्म पर चर्चा करना जारी रखते हैं तो यह लेवी स्ट्रॉस के ज्ञान के बिना या उनके बावजूद होगा।